जिसने सिखाया हमें मुस्कुराने का अंदाज, जिसने सिखाया हमें मुस्कुराने का अंदाज, उसे ही शौक है आज हमें रुलाने का। लाया था जो कभी समुंदर की लहरों से छीन कर, उसे ही इंतजार है आज मेरे डूब जाने का। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से हिस्ट्री का नया चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड कंटिन्यू करने आया हूँ। ठीक ना, इसमें हमने पहला पार्ट देख लिया था, प्रिंटिंग क्या होता है और चाइना में कैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने देखा था जापान में प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, कीटागावा उटामारू की कैसे पेंटिंग्स थी, कौन कौन सी पेंटिंग्स थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे प्रिंट कल्चर इन यूरोप। ठीक ना, कैसे मतलब प्रिंटिंग कैसे यूरोप तक पहुंची। ठीक है, ये कवर करेंगे। फिर पार्ट फोर्थ भी आज ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, इसी के आगे जिसमें हम क्या देखेंगे, जॉन ग्यूटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। ठीक ना, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कैसे आ गया यूरोप में। ठीक ना, कैसे ही क्यों मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत पड़ी, ये चीज़ें देखेंगे हम पार्ट फोर्थ में। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट फिफ्थ में हम देखेंगे क्या देखेंगे पार्ट फिफ्थ में, प्रिंट रिवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स। ठीक है, प्रिंट रिवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स। रिवोल्यूशन बेसिकली आपका सुना वर्ड होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुने हैं आप। ठीक है, तो रिवोल्यूशन मतलब आप समझ पा रहे होंगे डिफिनेशन कि मतलब ओल्ड ऑर्डर को क्या करना है खत्म, न्यू ऑर्डर को क्या करना है स्टार्ट। ठीक है, तो प्रिंटिंग का मतलब ये प्रिंट रिवोल्यूशन में यही है। ठीक है, प्रिंट रिवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट, कैसे उसने न्यू रीडिंग पब्लिक को क्या किया, जनरेट किया, मतलब जनरेट करने क्या मतलब उत्पन्न किया। ठीक ना, कैसे नई पब्लिक उसने अट्रैक्ट किया प्रिंट रेवोल्यूशन ने। ठीक है, और उसमें देखेंगे पॉलिटिकल रिलीजियस डिबेट कैसे स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसमें और हम देखेंगे कैसे डिसेंटेंसी ला दी है उसने सोसाइटी में। ठीक ना, इंक्रीज डिसेंटेंसी, असंतोष कैसे ला दी है प्रिंट ने सोसाइटी में। ठीक ना, ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, पार्ट फिफ्थ में। तो आज हम देखेंगे, अभी देखेंगे पहले हम पार्ट थर्ड, फिर उसके बाद पार्ट फोर्थ, उसके बाद पार्ट फाइव। ठीक ना, पार्ट थर्ड में हम देखेंगे यूरोप में कैसे आया प्रिंटिंग कल्चर। उसके बाद हम फोर्थ में देखेंगे जॉन ग्यूटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस और कैसे उसने डिस्कवर किया। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट फिफ्थ में प्रिंट रिवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। डिस्क्राइब हाउ प्रिंट टेक्नोलॉजी कम्स टू यूरोप। क्या प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे यूरोप में आई, आप बताइए। ठीक है, तो वी नो दैट ट्रेडिशनल रूट विच लिंक यूरोप टू एशिया व सिल्क रूट। हमको पता है, पहले हमने देख लिया है पार्ट थर्ड में। ठीक ना, ग्लोबलाइजेशन वाले में कि एशिया को यूरोप में कौन कनेक्ट करता था, ट्रेडिशनल रूट था, एक पुराना रास्ता जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट। ठीक ना, उसे सिल्क रूट क्यों कहते हैं हम ये भी देख लिए थे। विद द हेल्प ऑफ दिस चाइनीज पेपर रीच टू यूरोप। इसके मदद से चाइनीज पेपर कहाँ पहुंचा था, यूरोप में पहुंचा था। सेकंड पॉइंट कह रहा है, इन बिगिनिंग यूरोप हैज नाइदर पेपर नॉर प्रिंट टेक्नोलॉजी। शुरुआत में न यूरोप के पास पेपर था न प्रिंट टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, सो ये क्या यूज करते थे, वेलम। क्या यूज करते थे, वेलम। पार्चमेंट ऑफ एनिमल स्किन। पार्चमेंट मतलब होता है, इस एनिमल की स्किन होती है, उसको सुखा के क्या किया जाता है, उस पर ही लिखा जाता है, तो उसे बोलते हैं वेलम। क्या बोलते हैं, वेलम। तो मतलब एनिमल स्किन को एज ए पेपर यूज करते थे ऑन यूरोप वाले। एंड रिटन बाई हैंड, और हाथ से लिखते थे। ठीक है, हैंड रिटन बुक आर कॉल्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखी जाती किताबें थी उन्हें क्या बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। एंड इट नॉट पॉपुलर इन यूरोप। लेकिन वो यूरोप में ज़्यादा फेमस नहीं थे। क्यों फेमस नहीं थे, बिकॉज डिमांड इज हाई बट सप्लाई इज लो। डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी यूरोप में बुक की, लेकिन अब मैन्युस्क्रिप्ट थी, वेलम पे लिखा जाता था। ठीक ना, तो एनिमल स्किन भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी। अब इतनी ज़्यादा कौन लिख पाएगा। ठीक ना, तो मार्केट में लोग चाहते थे, डिमांड तो करते थे बुक की, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया यूरोप में। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, सो बुक सेलर स्टार्ट हायरिंग स्क्रैप्स। तो इस वजह से बुक, लेकिन व्यापारी होता है, उसको तो बेचना ही है बुक। तो बुक सेलर क्या किए, स्टार्ट हायरिंग। हायरिंग मतलब हायर करना, किसी को मतलब काम पे रखना। हायरिंग स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वो होते हैं जो लिखने वाले होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे आप हायर कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लिखूँ। ठीक है, तो स्क्राइब मतलब लिखने वाला, मुंशी वगैरह, उन्हीं को बोला जाता है स्क्राइब्स। ठीक ना, कैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्राइब्स स्किल्ड राइटर थे। तो बुक सेलर ने किसको हायर करना शुरू कर दिया, स्क्राइब्स को। हु मेक मैनी मैन्युस्क्रिप्ट बाय कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट। तो जो वो क्या करती थी, स्क्राइब्स, वो कुछ नहीं करती, बस एक किताब सामने रखते थे और दूसरी कॉपी उसे करते चले जाते थे। तो एक से दूसरी किताब, एक से दूसरी किताब, एक से दूसरी किताब, इसकी कॉपी करते चले जाते, लिखते थे। अब इसमें जानते हो भी, अब आप कोई लिखेगा तो टाइम लगेगा ना, और कोई लिखने आएगा तो उसको पैसे चाहिए। बट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज नॉट फुलफिल्ड द राइजिंग डिमांड ऑफ बुक बिकॉज, लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही थी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक ना, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है कोई चीज़, ठीक ना, तो कितना कॉपी कर दोगे आप भैया, अभी आपके पास पेन प्रॉपर है, आप लिखते चले जाते हैं कंटिन्यूसली, पहले पेन वगैरह थोड़ी ना था, तो लिखने में भी टाइम लगता था बार बार। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट वॉज एक्सपेंसिव, जो स्क्राइब्स आते थे ना उनके अलग नखरे होते थे, लिखने के बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे, तो इससे वजह से मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो जाती, बहुत महंगी हो जाती थी। पहला तो एक टाइम टेकिंग था, दूसरा ये एक्सपेंसिव हो जाता था, ठीक ना, क्योंकि स्क्राइब्स को भी पैसे देने पड़ते थे, बुक जो लिखवा रहा है उसको तो भी प्रॉफिट चाहिए, तो इस वजह से बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता था, इस वजह से ये पॉपुलर नहीं हो पाई, ठीक ना, और डिमांड ये क्या फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी यहाँ तक तो ये फ्रेमिंग थी थोड़ा सा, ठीक है, कि यूरोप में कैसे आया पेपर वगैरह था, कैसे शुरू में पेंटिंग हो रही थी, प्रिंटिंग हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी इन यूरोप, उसके बाद हेडिंग हल्का सा आपको चेंज करना है, प्रिंट टेक्नोलॉजी इन यूरोप डालना है। फिर कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंची, अच्छी वाली ये देखते हैं। मार्को पोलो वाज एन इटालियन हु एक्सप्लोरिंग चाइना सिंस मैनी ईयर, मार्को पोलो इटालियन आदमी था, ठीक ना, ये चाइना बेसिकली बहुत दिनों से घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था चाइना, ठीक, कोई भी अच्छी जगह होती है तो वहाँ कोई ना कोई जाता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो चाइना उतने समय फेमस था, तो इटली के लोगों ने इसको भेजा था बेसिकली, ठीक है। मार्को पोलो वहाँ घूम रहा था आराम से, चीजें देख रहा था, कैसे ऑब्जर्व कर रहा था चाइना को, और वहाँ इसने क्या सीखा, प्रिंटिंग, क्या सीखा, प्रिंटिंग। ही लर्न हैंड प्रिंटिंग इन चाइना, इसने प्रिंटिंग क्या, हैंड प्रिंटिंग कहाँ सीख लिया, चाइना में। इन 1295 1295 में ही रिटर्न टू इटली विथ नॉलेज ऑफ हैंड प्रिंटिंग एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। 1295 में ये वापस कहाँ गया, इटली में, कहाँ गया, इटली में, किस टेक्निक के साथ, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, इसको हमने कवर कर लिया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, इसके साथ ये कहाँ गया, इटली में। जब ये इटली में आ गया, when wood block printing reached Italy, book production began and gradually spread across Europe। जब इटली में आ गया ये लेके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक वाली और हैंड प्रिंटिंग, तो इससे क्या हुआ, पेपर भी आ चुका था, प्रिंटिंग भयानक स्टार्ट हुई फिर यूरोप में, ठीक है, और पूरे यूरोप में फैल गया, इटली से पूरे यूरोप में फैल गई, इटली से पूरे यूरोप में फैल गई, इटली से पूरे यूरोप में फैल गई, ठीक ना। किसकी वजह से, मार्को पोलो की वजह से। इसने कब वापस कब आया ये चाइना से, 1295 में, कब वापस आया, 1295 में, कब वापस आया, 1295, 1295 में, ठीक है। कौन सी टेक्निक के साथ, वुड ब्लॉक और हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक और हैंड प्रिंटिंग। आप सोच रहे हैं कि हैंड प्रिंटिंग तो यहाँ पहले से था, हैंड प्रिंटिंग था लेकिन लेटेस्ट नहीं था, ये चाइना से क्या लेके आया, लेटेस्ट ले आया, जिससे स्पीड में काम होता था। तो इटली में जैसे ही ये पहुंचा, बुक प्रोडक्शन क्या हो गया, बिगेन, स्टार्ट हुआ भयानक तरीके से, एंड स्टूडेंट मर्चेंट मतलब व्यापारी, एंड स्टूडेंट बॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज एंड दे वर हैप्पी। मर्चेंट वगैरह जो थे, इनको वेलम पे पहले होता था, तो वेलम वाला बहुत महंगा होता था मैन्युस्क्रिप्ट वाला, तो जब ये पेपर आ गया चाइना से तो सस्ता हो गया। मर्चेंट एंड स्टूडेंट बॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज, तो स्टूडेंट वगैरह जो थे उनको सस्ते कॉपीज वगैरह मिलने लगे, ठीक है, तो वो लोग क्या हो गए, खुश, क्या हो गए, खुश। बट अरिस्टोक्रेट, जो अमीर लोग थे, अरिस्टोक्रेट जानते ही, नाम तो सुना ही होगा, बट अरिस्टोक्रेट डोंट लाइक दिस चीप स्टफ, है ना, वो सस्ती वस्तुएं पसंद नहीं करते थे, बिकॉज दे थिंक बाय यूजिंग चीप एंड लो क्वालिटी पेपर डाउन देयर स्टैंडर्ड इन सोसाइटी। वो सोचते थे कि हम जैसे ये चीप पेपर, सस्ती चीजें यूज करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड सोसाइटी में क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। आप देखते होंगे ये लोग महंगे महंगी चीजें यूज करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम महान है ना, लेकिन आप भी जानते हैं क्या है, ठीक है। तो महंगी चीजें यूज करने से आप महंगे थोड़ी ना हो जाते हैं, ठीक ना, आपकी वाणी महंगी होनी चाहिए, ठीक ना, आपके वचन महंगे होने चाहिए, उसकी वैल्यू होती है। कपड़े की वैल्यू एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, आपकी बातों की वैल्यू रह जाती है हमेशा, ठीक है। तो बट अरिस्टोक्रेट है, उनको लगता था कि हम सस्ती चीजें यूज करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड सोसाइटी में क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम, इसीलिए वो लोग इसे यूज नहीं करते थे। देयरफॉर, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट एज वेल एज वुड ब्लॉक टेक्निक, मैन्युस्क्रिप्ट पहले से था, वुड ब्लॉक टेक्निक भी आ गई थी, नॉट फुली सेटिस्फाई द कंज्यूमर, पूरी तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, कौन, मैन्युस्क्रिप्ट और वुड ब्लॉक टेक्निक, ठीक है। दैट्स वाई बुक सेलर वांट अल्टरनेटिव ऑफ, इसलिए ये दूसरा रास्ता खोज रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी पूरी कंज्यूमर जो है, पूरे जो खरीदार हैं वो हमारे खुश हो जाए, ठीक ना। तो ये क्या सोच रहे थे, विच इज एक्सेप्ट बाई एवरीवन, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सब एक्सेप्ट करें उससे, तभी पूरा कंज्यूमर खुश हो रहा है, मतलब सभी मैन्युस्क्रिप्ट हो चाहे जो, सब लोग एक्सेप्ट करने लगे उससे, तो इसीलिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। तो विच इज एक्सेप्ट बाय एवरीवन, जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, वेरी चीप टू मैनेज, सस्ता भी हो, प्रिंटिंग कैन बी डन क्विकली, और प्रिंटिंग बहुत तेजी से हो जाए। यहाँ ये बुक सेलर सोच रहे थे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे क्या हो जाए, सब लोग उसे एक्सेप्ट करें, इधर इज पुअर इधर इट इज रिच, है ना, वेरी चीप टू मैनेज, सस्ता हो,
प्रिंटिंग कैन बी डन क्विकली, और प्रिंटिंग बहुत तेज हुई। ये भी वुड ब्लॉक टेक्निक में भी बहुत स्लो ही था, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं हुआ था। तो ये सोच रहे थे बुक सेलर्स, ठीक ना। तो यही यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये था डिस्क्राइब हाउ प्रिंट टेक्नोलॉजी केम्स इन यूरोप। इस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी आया यूरोप में पहले किस रास्ते से आया, सिल्क रूट से। किस रास्ते से, सिल्क रूट। लेकिन शुरुआत में यूरोप में क्या यूज होता था, वेलम। क्या यूज होता था, वेलम, ठीक ना। हैंड रिटन बुक को क्या कहते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। ये पॉपुलर क्यों नहीं थी यूरोप में, क्यों डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, और इसको लिखने के लिए क्या स्क्राइब्स लगता था, और हु मेक मैनी कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करते थे। तो ये टेक अलॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था और एक्सपेंसिव था, ठीक है ना, इसलिए ये फेमस नहीं था। प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे है यूरोप में, मार्को पोलो था जो चाइना में घूम रहा था बहुत दिनों से, लेकिन वहाँ से क्या क्या सीखा उसने, हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और सीखने के बाद 1295 में इटली वापस आया। इटली में वापस आने के बाद उसने क्या किया, यूरोप में इटली में स्टार्ट किया, फिर उसके धीरे धीरे पूरे यूरोप में प्रिंट टेक्नोलॉजी फैल गई। उसके बाद फिर लेकिन एरिस्टोक्रेट्स इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो चीप स्टफ्स यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे उनका स्टैंडर्ड क्या होता था, डाउन। तो इस वजह से बुक सेलर्स को बहुत चिंता होती थी कि भाई कोई ये खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, लेकिन डिमांड पूरी मजा नहीं आ रहा था बुक सेलर्स को, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया कि इसका कुछ उपाय, अलग उपाय मिल जाए जिससे सब लोग क्या हो, खुश हो जाए, सब लोग एक्सेप्ट करें, सस्ता हो और जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये लोग सोचने लगे कि और कुछ आ जाए, और कुछ आ जाए, सस्ता भी हो, सब लोग लें, और जल्दी जल्दी प्रिंटिंग हो। तो यही अब देखो कैसे जॉन ग्यूटेनबर्ग को मोटिवेट करेगा, ठीक ना। टॉपिक नंबर 4 में हम इंटर करेंगे अब। टॉपिक नंबर 4 में जो जॉन ग्यूटेनबर्ग है उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए, ठीक ना। तो वो प्रिंटिंग प्रेस बना डालेगा, ठीक ना, मशीन बना डालेगा प्रिंटिंग की, ठीक है। कैसे बनाएगा वो अगले टॉपिक में हम देख रहे हैं। तब तक के लिए क्लियर था कि प्रिंट कल्चर कैसे यूरोप में मतलब आया, ठीक है। तो अब उसके आगे कैसे, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिससे मैकेनिकल प्रेस डेवलप किया गया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैकेनिकल प्रेस को बनाने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। पूरे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना था, चीप बनाना था प्रोडक्ट, और स्पीड में बनाना था। इसलिए एक इंसान ने किस ओर कदम बढ़ाया, मैकेनिकल प्रेस बनाने को। किस ओर, मैकेनिकल प्रेस, ठीक ना। मशीन ऐसी बनाओ जिससे क्या बने, प्रिंटिंग स्पीड में हो, क्या हो, स्पीड में हो। तो इसमें एक नाम आता है ग्यूटेनबर्ग का, इसका नाम आता है जॉन ग्यूटेनबर्ग का, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते, फिर इन्होंने कैसे मैकेनिकल प्रेस पहली बार बनाया दुनिया में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जॉन ग्यूटेनबर्ग वाज जर्मन हु इन्वेंट फर्स्ट मैकेनिकल प्रेस इन 1430। 1430 में इन्होंने क्या किया था, मैकेनिकल प्रेस बनाया था, ठीक ना। ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। कहाँ, जॉन ग्यूटेनबर्ग जर्मन के थे, ठीक ना। जर्मन 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 याद आ रहा होगा, जर्मन, ठीक ना। 1430 में, तब बेसिकली उतने समय जर्मन था नहीं, लेकिन उसी रीजन के थे ये, ठीक ना। तो हम बोल देते हैं जैसे इटली, मार्को पोलो के लिए इटली बोल दिया हमने, है ना। तो इटली उतनी समय था नहीं, यूनिफिकेशन कब हुआ, 1871 में, लेकिन हम उसी रीजन के थे इसलिए यूज कर लेते हैं वर्ड को, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ड में। तो ग्यूटेनबर्ग वाज सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रो अप ऑन लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही सी वाइन एंड ओलिव प्रेस, एंड लास्टली he become गोल्ड स्मिथ, ठीक है। फाइन पॉलिशिंग बाय यूजिंग कलेक्टिव नॉलेज ही डेवलप प्रिंटिंग प्रेस। ग्यूटेनबर्ग किसके बेटे थे, बेसिकली एक मर्चेंट, व्यापारी के बेटे थे, जिनके यहाँ शुरू से मशीन का काम चलता था, वाइन बनती थी, ओलिव प्रेस था ना। वाइन बनाने के लिए क्या किया, प्रेस करना ही पड़ता है, ठीक है। उसको जो चीज़ें होती है उसमें यूज होती है, फ्रूट वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो वो पहले प्रेस के बारे में जानते थे, ठीक ना। प्रेस यूज होता था कैसे, वाइन की मशीन में, ठीक है। और लास्ट में ये क्या बन गया, गोल्ड स्मिथ। इन्होंने फाइन पॉलिशिंग भी सीख ली। गोल्ड स्मिथ जानते हो कैसे झुमके वगैरह बनाता है, ठीक ना, कितना फाइन वर्क होता है। तो उन्होंने पहले प्रेस वगैरह वहाँ बचपन से ही देख लिया था, सब कुछ मशीन से खेल रहे थे। उसके बाद इन्होंने स्मिथ, गोल्ड स्मिथ भी बन गया, तो इनको फाइन पॉलिशिंग भी आ गई। तो इन्होंने उसकी मदद से कलेक्टिव नॉलेज, उन सब का कलेक्टिव नॉलेज यूज किया और क्या बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस। क्या बना दिया, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। इसका फोटो भी बना हुआ है, जिस तरह बना पाया मैं बना दिया, ठीक ना। आप भी ऐसे खराब खराब बना लेंगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक ना, आंसर पे। फिर छोटा बनाना, स्पीड में रफली डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसे किया गया, देखो स्क्रू था, ये हैंडल था, ये क्या है, इसमें अल्फाबेट नीचे बने हुए थे, और यहाँ पे पेपर रखा जाता, खिंच 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 ऐसे ऐसे डायरेक्ट मशीन करते चले जाते, छपता चला जाता, ठीक ना। अल्फाबेट प्लेट, प्रिंट ब्लॉक था, ये इसके ऊपर पेपर रखा था, ये हैंडल था, ठीक ना। तो ये पहला वाला ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस, मैकेनिकल प्रेस जो बनाया, ठीक है, ऐसे था। जो कब बना था, 1430 में, ठीक ना, 1430s में। कलेक्टिव नॉलेज किसका यूज किया था, वाइन मशीन का, और स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जो बने थे उसका फाइन पॉलिशिंग अल्फाबेट बनाने के लिए, ठीक है। बाय 1448
1448 तक ग्यूटेनबर्ग परफेक्ट हिज प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर ली, अच्छा एकदम परफेक्ट बना दिए। पहले खराब बनता, कोई चीज़ पहली बार बनती है तो खराब होती ही है, ठीक ना, आप उसके लिए तैयार रहिए। आप इन्होंने पहली बार में एकदम 100% परफेक्ट कोई चीज़ बना लेंगे तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, आप फिर बना भी नहीं पाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे उसी बारे में, समय सब निकल जाएगा और ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। तो पहले चीज़ें खराब ही होती हैं शुरुआत में, उसके लिए आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। शुरुआत में आपका सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें सही होती है, लेकिन आप शुरू में ही अगर हथियार डाल दोगे तो फिर कैसे ही फिर शहंशाह बनोगे ना। शुरू में आपको हथियार नहीं डालना होता, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको साथ में चलना होता है, ठीक है ना। दिमाग को उसी में झोंक दीजिए, ठीक ना, तभी ये समझता है। इसको आराम चाहिए हमेशा, अगर आप इसको आराम दे देंगे तो आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। पहले ग्यूटेनबर्ग ने खराब बनाया, लेकिन अच्छा 1448 12 साल के बाद लगभग एक अच्छा 18 साल बाद लगभग एक अच्छा प्रिंटिंग प्रेस बनाया उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट बुक प्रिंटेड वाज बाइबल। जो इस प्रिंटिंग प्रेस में पहली बुक छापी गई उसका क्या नाम था, बाइबल। बाइबल छापी गई अबाउट 180 कॉपीज, 180 कॉपी इन जस्ट 3 ईयर। 3 साल में लगभग 180 कॉपी छाप दी गई। पहले जो वुडन ब्लॉक वाला होता था, एक ही पेज का बनता था सांचा, उससे बनाने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस में 180 कॉपी कितने साल में छप गई, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में, बहुत फास्ट हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। न्यू और ये तो अभी तो 1 घंटे के अंदर, पता नहीं 1 घंटे भी कम लगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे पास। न्यू टेक्नोलॉजी नॉट डिस्प्लेस इंटायरली, कह रहा है जो नई टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल प्रेस वो इंटायरली डिस्प्लेस नहीं कर पाई पुराने वाले को, बिकॉज स्टिल आर्ट डिजाइन एंड बॉर्डर मेड बाई हैंड। जो आर्ट बनते थे साइड साइड पेज पे, जो डिजाइन बनते थे, जो बॉर्डर बनते थे, जिसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, ठीक है, वो किसके द्वारा, हाथ से ही बनाए जाते थे। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी ने पूरे एकदम मतलब डिस्प्लेस नहीं कर दी। जैसे इस समय एआई आया है तो एआई सबको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक ना, सबको, क्योंकि वो इंसान ने बेसिकली बनाया है, तो अपडेशन चाहिए उसको, ठीक ना। तो सारे इंसान को रिप्लेस नहीं करता, सारी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। वैसे ही प्रिंट टेक्नोलॉजी भी सबको रिप्लेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि आर्ट डिजाइन और बॉर्डर कौन बनाता था, हैंड ही बना, हैंड के द्वारा बनाए जाते थे। भाई 1550 प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन ऑल यूरोप, क्या था, 1550 तक सारे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस छप गया। 1450 से 1550 तक पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लगभग क्या हो गई, इस्टेब्लिश, सेटअप हो गई थी, ठीक है। 100 साल बहुत होते हैं जी, 100 साल में पूरे आप देखेंगे मशीन खरीद के बना के कोई नहीं इस्टेब्लिश कर ही लेगा, 100 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1450 से 1550 तक पूरे यूरोप में मैकेनिकल प्रेस क्या हो गई, सेटअप हो गई। ड्यू टू दिस बुक प्रोडक्शन बूम इन यूरोप, इस वजह से बुक प्रोडक्शन क्या हो गया, बूम कर गया, ठीक ना, एक बार एक्सपैंड किया, देखो कितना ज़्यादा हुआ। इन मिड 15th सेंचुरी, 1650 के आसपास 20 मिलियन बुक्स प्रिंटेड हुए, लगभग 2 करोड़। और उसके 100 साल बाद इन 16th सेंचुरी लगभग 200 मिलियन, 20 करोड़ बुक्स छापी गई। बताओ, पहले 2 करोड़ फिर 20 करोड़, जस्ट 100 ईयर में इतना ज़्यादा एडवांस हो गया था मैकेनिकल प्रेस, ठीक ना। पहले हम 3 साल में कितनी बुक, 180 कॉपीज छाप रहे थे, लेकिन अब कितना होगा, 2 करोड़ 20 करोड़, देख दो फिगरिंग। ये था ग्यूटेनबर्ग का कमाल, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस ऐसे पहले यूरोप में सोचो वेलम पे लिखते थे लोग, है ना, फिर कैसे चाइना से पेपर आया, पेपर पे लिखना, मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, ठीक ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई यूरोप में। उसके बाद ग्यूटेनबर्ग की देन है, इटली की ग्यूटेनबर्ग की, ठीक ना, जर्मन के, जिन्होंने क्या बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस, क्या बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस, मैकेनिकल प्रेस। अब देखना इसने कैसे प्रिंट कल्चर को रिवोल्यूशन बना दिया, प्रिंट को क्या बना दिया, रिवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर था कहाँ, पेपर लिखने के लिए वो नहीं होता था, इंक नहीं होता था, अब ये क्या कर जाएगा, बूम कर जाएगा। तो प्रिंट रेवोल्यूशन पे हम जाएंगे। अब किस पे हम शिफ्ट कर जाएंगे, प्रिंट रेवोल्यूशन पे, जो किसकी वजह से हुआ, ग्यूटेनबर्ग की वजह से हुआ, ठीक ना। तो ये हमारा 4th टॉपिक था, जो एक किसके बेटे थे, मर्चेंट के बेटे थे, ठीक ना। तो क्या खोज कर दी, प्रिंटिंग प्रेस की, सोचो नाम अमर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें आपके साथ भी काम करेंगी, ठीक ना, अगर आप अच्छे से काम करते रहेंगे कुछ ना कुछ बेटर होगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो टॉपिक नंबर 5 पे हम डाइवर्ट करते हैं, डिफाइन प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो प्रिंट रिवोल्यूशन क्या होता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये देखना हमें, ठीक है। द शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, द शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग विच बूम बुक प्रोडक्शन, जिसने बुक प्रोडक्शन क्या कर दिया, बूम कर दिया, बढ़ा दिया। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंट रिवोल्यूशन,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट रिवोल्यूशन, ठीक है ना। शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग विच बूम बुक प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंट रिवोल्यूशन। प्रिंट रिवोल्यूशन चेंज होल सिनेरियो, पूरी परिस्थिति चेंज कर दी है, एंड इट्स इम्पैक्ट सीन ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसका इम्पैक्ट कई सेक्शन पे हमको देखने को मिला सोसाइटी में, ठीक है ना। जैसे इट जनरेट न्यू रीडिंग पब्लिक इन सोसाइटी, इसने नए लोगों को पढ़ने के लिए क्या कर दिया समाज में, मतलब इट जनरेट न्यू रीडिंग, नए लोगों को मतलब पढ़ने के लिए क्या किया, प्रेरित किया समाज में। इट इनहेंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिबेट, इसने क्या बढ़ा दिया, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिबेट, धार्मिक और राजनीतिक वार्तालाप पे बढ़ा दी, ठीक ना। डिबेट मतलब वार्तालाप जो होती है, प्रोज एंड कॉन्स अगेंस्ट में है कि आप कैसे हैं, तो ये डिबेट हो जाता है। विच डेवलप फियर इन सोसाइटी, जिससे समाज में क्या गया, डर फैल गया, भैया कि आप गलत बातें नहीं बोलनी, गलत बातें आप नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो किस में जाएगा, लिखित में जाएगा। जब लिखित में जाता है तो आप अपने शब्दों को चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो आप मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, आप कभी वीडियो देख सकते हैं और मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आप उसे देख के पीछे आके बोल देंगे भैया ये आप गलत पढ़ाए थे, ठीक ना। यही है रिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब इंसान जागरूक हो जाता है ऐसी चीजों को आने की वजह से। तो जिससे मतलब जो ऐसे ही बोल दूं, मान लो वीडियो नहीं बना, क्लास में कुछ भी समझा दूं, ठीक है, उसके बाद कह दूंगा नहीं मैं ये नहीं बोला था, तो आप क्या कर लेंगे, रिकॉर्डेड नहीं है तो। लेकिन वीडियो में रिकॉर्डेड है, इससे डर होता है, ठीक ना, इससे एक डर सामने वाले के अंदर, तो वो सही चीजें देने की कोशिश करता है फिर, ठीक ना। जो गलत चीजें तो उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं आ रहा तो बोलेगा कि ये पता नहीं है भैया, ठीक ना, बाद में बताएंगे। लेकिन गलत बोल देगा तो वही फिर बवाल है, ठीक है। इससे समझ में क्या है, डर, क्या है डर, किसकी वजह से, प्रिंट रिवोल्यूशन। पहला इसने न्यू रीडिंग पब्लिक डेवलप किया, दूसरा इसने रिलीजियस और पॉलिटिकल डिबेट को बढ़ा दिया, ठीक ना, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा तो बात करेंगे, ठीक ना, और अच्छी बातें करेंगे, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, समाज में क्या है, डर, क्या है, डर। थर्ड पॉइंट, इट आल्सो इंक्रीज डिसेंट इन सोसाइटी, डिसेंट मतलब इसने असंतोष जन्म दिया, कहाँ, समाज में। विच लीड्स टूवर्ड सेंसरशिप एंड प्रिंट, बहुत ज्यादा प्रिंटेड होने लगी तो मतलब चीजें गलत भी छपने लगी, जिससे असंतोषजनक आया इसमें सोसाइटी में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हुई किसके वजह से, इम्पैक्ट पड़ा किसके, प्रिंट रेवोल्यूशन का। अब इसे हमको डिटेल में देखना है, ठीक है। तो इट जनरेट न्यू रीडिंग पब्लिक इन सोसाइटी, कैसे इसने न्यू रीडिंग पब्लिक को जनरेट किया सोसाइटी में, ये देखना है। बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन डिफरेंस टाइप का है, आफ्टर प्रिंट रेवोल्यूशन। पहले हमको देखना बिफोर प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे होता था, प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद क्या चीजें हुई, ठीक है। तो एलाइट पीपल आर लिटरेट एंड अफोर्ड बुक, जो एलाइट पीपल मतलब रिच लोग थे वो क्या करते थे, लिटरेट पढ़े लिखे थे और बुक को क्या करते थे, अफोर्ड करते थे। बुक तो की शुरू में महंगी थी, ठीक है, तो बुक को अफोर्ड करते थे, सो दे वर मोस्टली रीडर, तो वो इस वजह से वो रीडर्स थे, वो पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। कॉमन पीपल पुअर आर इलिटरेट एंड रियली अफोर्ड बुक, जो कॉमन गरीब लोग थे वो क्या थे, इलिटरेट, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो बुक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि पैसे इतनी ज्यादा महंगी होती थी, वो खाने में ही चले जाते थे पैसे, तो वो बुक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे बेचारे, ठीक है। सो कॉमन्स फॉलो ओरल कल्चर, तो एक लोग मान ली 10 लोग हैं, एक पढ़ा लिखा है तो वही उसको क्या करते, ओरली मतलब बुक को समझा देता था, तो ओरली लोग समझ लेते थे भैया हाँ ये मतलब, तो अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं है और ऐसे बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ समझ जाएंगे बातों को, ठीक है। तो ऐसे ही कॉमन्स क्या करते थे, बुक को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मेनली इलिटरेट थे, इसलिए कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, ओरल कल्चर, कौन सा, ओरल कल्चर, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्रिंट रेवोल्यूशन नाउ सिनेरियो चेंज, बुक प्राइस वाज अफोर्डेबल, तो सिनेरियो चेंज होगा, बुक प्राइस क्या होगी, अफोर्डेबल, बट कॉमन और इलिटरेट, सो वाई बुक कॉमन और इलिटरेट, लेकिन फिर भी कॉमन क्या थे, इलिटरेट, तो किताबें क्यों खरीदे, बुक अफोर्डेबल तो है लेकिन वो तो इलिटरेट था, क्यों खरीदे। सो बुक पब्लिशर वो यूज पिक्चर्स विथ टेक्स्ट, बुक पब्लिशर ने दिमाग लगाया, उसने पहले ऊपर पिक्चर बने नीचे टेक्स्ट लिखा, ठीक ना। जैसे आप छोटे बच्चों की बुक वगैरह देखते हो, ऊपर सेब बना रहता है, नीचे लिखा रहता है ए फॉर एप्पल, और सेब बना देता है, तो पिक्चर टेक्स्ट विथ पिक्चर यूज किया किसने, पब्लिशर्स ने, सोचो कितना दिमाग लगा है, ठीक ना। टेक्स्ट विच इजिली अंडरस्टैंड लेस इलिटरेट पीपल आल्सो, जो कम पढ़े लिखे लोग भी समझ पाते थे, कम पढ़े लिखे लोग भी समझ पाते थे इस चीज को, ठीक है। इस वजह से उनकी बुक क्या हुई, बिकना शुरू हुई। हेंस ड्यू टू प्रिंट रेवोल्यूशन हेयरिंग पब्लिक चेंज इनटू रीडिंग पब्लिक, तो इस वजह से प्रिंट रेवोल्यूशन के आने वजह से जो पब्लिक सुनती थी, हेयरिंग पब्लिक थी, वो भी अब क्या करने लगी, किताब खरीद लेती, सस्ती होती थी, भैया खरीद लेते हैं, ओरल भी सुन लेंगे और पढ़ भी लेंगे, और सीखेंगे तो चीजें क्या होगी, आएंगी, सीखेंगे तो चीजें क्या होंगी, हमें आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हेयरिंग पब्लिक थी ओरल कल्चर फॉलो करती थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, रीडिंग कल्चर में। तो पहला इम्पैक्ट प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या पड़ा,
कि जो हियरिंग पब्लिक थी वो क्या हो गई, रीडिंग पब्लिक, ठीक ना। इससे भी क्या हुआ, मार्केट में बूस्ट आया, ठीक ना। अब हम देखेंगे सेकंड, इट एनहांस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिबेट विच डेवलप फियर इन सोसाइटी। अब ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलते हैं जैसे रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, ठीक ना। पहले हमने इसमें देख लिया था न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट्स, ठीक। ड्यू टू लेस कॉस्ट ऑफ प्रिंट एवरीवन एबल टू सर्कुलेट देयर आइडिया ऑन स्ट्रीट, देयरफॉर इट गुड फॉर वन एंड डेवलप फियर ऑन अदर। क्या है कि लेस कॉस्ट, प्रिंट की लेस कॉस्ट हो गया था, कोई भी जो स्ट्रीट पे आते चलते, रोड पे आते चलते अपने आइडिया क्या करता, सर्कुलेट कर देता था, ठीक ना, और वो छप भी जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों के अंदर डर आ गया, भाई ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। Feared people thought that uncontrolled printing may spread irreligious and rebellious thought in society। जो डरे हुए लोग थे वो क्या सोचते थे, क्यों डरे थे, वो कह रहे थे कि मतलब पहले धर्म पे ही सारी चीजें टिकी होती थी, ठीक ना। तो गैर धार्मिक आवाज है ना, धर्म के खिलाफ आवाज, इरिलीजियस, तो धर्म से रिलेटेड पूरे संस्था पहले धर्म से ही, भगवान के हिसाब से चलती थी, ठीक ना। भगवान का डर लोगों को दिखाया जाता था, उसके हिसाब से चीजें सोसाइटी से रन कर रही थी। तो यही लोग, ये जो डरे हुए थे, वो सोच रहे थे कोई धर्म के खिलाफ मतलब बोलते सीधा ना बोल दे, ठीक है। एंड रिलीजियस थॉट इन सोसाइटी, और भड़काऊ बयानबाजी ने कर दे, राजा के खिलाफ ये है, राजा वो है, मतलब कुछ छाप तो देंगे, एक बार छप जाएंगी चीजें, पहुंच जाएंगी लोगों के पास, तो एक बार पढ़ लेते हैं लोग, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। जैसे कह दिया जाए कई बार कि मैं खराब हूँ, मैं खराब हूँ, ये खराब है, मतलब एक इंसान खराब है, कई बार ऐसे ही थॉट बार बार आपके पास पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह तो हो ही जाएगा कि हाँ खराब होगा तभी तो छपा है। मतलब आप अच्छे से अगर नहीं जानते हैं उसको, किसी इंसान को, और उसके बारे में आप गलत खबर पढ़ ली हैं, तो आप इंटरप्रेट ऐसे ही करेंगे वो खराब है, भले वो कितना अच्छा क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से लोग डर रहे थे कि क्या धार्मिक बातें और भड़काऊ बयानबाजी ना हो जाए, ठीक ना। क्योंकि एक बार समाज कोई स्टेबल रहता है, अगर उसमें कुछ चार लोग उल्टी सीधी बातें फैलाने तो अनस्टेबिलिटी आ जाती सोसाइटी में, तो इसीलिए ये लोग डर रहे थे, और ऐसा ही हुआ। इट हैपन टू रुथ, धर्म के हिसाब से पूरा चर्च वगैरह चला रहे थे पूरा सोसाइटी को, लेकिन एक कौन बंदा आ गया, मार्टिन लूथर किंग। कौन आया, मार्टिन लूथर किंग, रिलीजियसली कौन, धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहा था, ठीक ना। रिटन 95 थेसिस, 95 आइडिया इसमें लिखा कि ये आइडिया लाइए, चर्च में बहुत सारी कमियां, उसको सुधार कीजिए, ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग। इसीलिए इसको रिलीजियस रिफॉर्मर कहा जाता था। अगेंस्ट ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ चर्च, ये पुराने रीति रिवाज के खिलाफ था, जो क्या थे, अनकॉन्शियस, मतलब बिना मतलब के थे, मतलब ऐसे ही रीति रिवाज थे, ठीक है ना, जैसे मतलब बिना मतलब के, तो उनके खिलाफ ये था। तो इनको चर्च के खिलाफ थे, इसलिए इनको बोलते प्रोटेस्टेंट। क्या बोलते थे, प्रोटेस्टेंट। जो इनके फॉलोवर थे उनको प्रोटेस्टेंट, जो एक चर्च में दो ग्रुप बढ़ गए थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। जो चर्च के खिलाफ बोलते थे, उनके रीति रिवाज के खिलाफ बोलते थे, प्रोटेस्टेंट बोलते थे। जो चर्च के साथ रहते उनको कैथोलिक बोलते थे, ठीक ना। तो ये किसमें हो गए, प्रोटेस्टेंट में हो गए, प्रोटेस्ट करते थे चर्च के पुरानी रीति रिवाजों को, खराब रीति रिवाज जो थे, ठीक ना। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे खराब रीति रिवाज है, अच्छे रीति रिवाज है, तो ऐसे चर्च में भी थे। तो चर्च में के जो खिलाफ बोलते थे प्रोटेस्टेंट बोलते थे। इन्होंने 95 आइडिया दिया, थेसिस, एक बुक, एक मैगजीन टाइप को निकाला, उसमें इनके 95 थेसिस आइडिया थे कि ये चीजें करके आप चर्च को सुधार कर सकते हैं। क्रिटिसाइज रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ कैथोलिक चर्च, ये जो रिचुअल्स रीति रिवाज थे, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, गलत रीति रिवाज थे मतलब चर्च के, उनको क्या करते थे, क्रिटिसाइज, मतलब कि उल्टा कहते खराब, इनको खत्म करिए, क्रिटिसाइज करते थे, मतलब कि सही नहीं मानते थे। चैलेंज चर्च टू डिबेट हिज आइडिया, मतलब ये चर्च को चैलेंज किए, चर्च के फादर वगैरह जो होते थे कि ऐसा ऐसा है, ये भगवान ने बनाया है, हमको भगवान के बंदे हैं हम, ठीक है, हमको दुनिया चलाने के लिए भेजे हैं ईश्वर ने। मतलब दो ही लोग होते थे, एक चर्च होता था, धर्म गुरु होता था, एक राजा होता था, यही दोनों मतलब देश वगैरह को जो अंपायर था उसको प्रॉपर रन कराते थे, कॉन्स्टिट्यूशन यही बनाते थे शुरू में, ठीक ना, कैसे देश चलेगा कैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो लूथर किंग थे, ये किसको चैलेंज कर रहा था, चर्च को, कि आइए बात करते हैं, आइए समाज में बैठ के बात करते हैं, प्रेस कर लेते हैं, देखते हैं आप सही कि हम सही हैं। तो ये मतलब भड़का रहा था सोसाइटी को, रिबेलियस थॉट दे रहा था ना, रिलीजियस और रिबेलियस, मतलब धर्म के खिलाफ बातें उठा रहा था। ये ठीक था अपनी जगह, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी खराब चीजें भी होती हैं, तो उसके खिलाफ ये क्या कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, जो किसकी वजह से हुआ था, प्रिंटिंग की वजह से हुआ था, ठीक है ना। प्रिंटिंग चेंज रिलीजियस डोमिनेटिंग सिनेरियो ऑफ यूरोप,
मतलब धार्मिक ही दबदबा हुआ करता था पहले यूरोप में, ठीक ना। तो प्रिंटिंग के आने की वजह से इसका क्या हुआ, रिलीजियस डोमिनेटिंग क्या हुआ, कम, सिनेरियो क्या हो गया, सिनेरियो कम हो गया। दैट्स व्हाई मार्टिन सेड, इस वजह से मार्टिन कहते थे प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। कह रहा था कि अल्टीमेट सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का, प्रिंटिंग सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का, और ये क्या है, अल्टीमेट, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक ना, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट ही है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, और गिफ्ट ऑफ ग्रेटेस्ट वन, सबसे बड़ा है और इसका कोई तोड़ नहीं है प्रिंटिंग का, ठीक है। और ये भगवान ने हमको दिया है, हम इसको उपयोग करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट इज इलेवेंट रिचुअल मेड बाई चर्च, क्योंकि यही है जो रिचुअल के गलत रीति रिवाज इररिलेवेंट, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसको ये क्या करेगा, खत्म करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, ठीक है। तो इनकी ये तो कौन है, मार्टिन लूथर किंग की कहानी हो गई यहाँ तक। तो रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट यहाँ तक हो गया, जो डर था वो सच साबित हुआ। मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों को लेके कि एक अलग से ग्रुप ही बना दी, जिसको क्या बोला गया, प्रोटेस्टेंट, है ना, चर्च के खिलाफ ही हो गई ये सब, एक तरफ चर्च था एक तरफ ये लोग थे, ठीक है। तो इन्हीं के अपोजिट में एक आते इरास्मस, ठीक ना, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट में, इरास्मस एडियन प्रिंटेड बुक, ठीक ना। तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट थे किसके, मार्टिन लूथर किंग के, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आपको कवर होना चाहिए। इरास्मस एडियन प्रिंटेड बुक, कैथोलिक रिफॉर्मर क्रिटिसाइज एक्सेस ऑफ कैथोलिज्म बट कीप डिस्टेंस फ्रॉम मार्टिन लूथर। ये भी कैथोलिक रिफॉर्मर थे, मतलब ये चर्च के तरफ थे, चर्च के तरफ थे ये इरास्मस, ठीक है, ये चर्च के तरफ थे इरास्मस और कैथोलिक रिफॉर्मर थे, लेकिन ये कह रहे थे कि इतना ज़्यादा मतलब कि मत किसी को परेशान करो, इसीलिए रिफॉर्म चाहते थे, इसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, ठीक ना, इसीलिए इसको ये क्या रिफॉर्म करना चाहते थे, कौन, इरास्मस। लेकिन ये मार्टिन लूथर किंग की तरफ नहीं थे, ठीक ना, ये कैथोलिक की तरफ थे, ठीक ना, पहला पॉइंट, ये कैथोलिक रिफॉर्मर थे, ठीक ना, कैथोलिक में रिफॉर्म करना चाहते थे, कहते इसीलिए ये ठीक है, इसमें आप थोड़ा रिफॉर्म कर दीजिए, कहीं ना कहीं ये भी यही सही कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन इनको अलग से रेबल ग्रुप में डाल दिया गया, प्रोटेस्टेंट, लेकिन आप अगेंस्ट है चर्च के। तो इरास्मस और मार्टिन लूथर किंग एक जैसे ही थे लगभग, लेकिन थोड़े से विचारों में अंतर था। He tells that book distribute knowledge but irreligious and either book destroy their value। कह रहे थे ये कि बुक ठीक है आप छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इररिलीजियस जो गैर धार्मिक मुद्दे आप उठाते हैं बुक में, और बुक में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, इससे वजह से लोगों का ट्रस्ट बुक पे से हट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बुक अपनी वैल्यू खो देगी, जो एक वैल्यू है ट्रस्ट वो खो देगी। सो ही वरीड, इस वजह से चिंतित रहते थे, एंड अगेंस्ट प्रिंटिंग, इस वजह से प्रिंटिंग की क्या थोड़ा बहुत अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। सही बात भी थी, उल्टा सीधा लोग छापने लगे किताब में तो समाज में क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी, जो एक समाज सोसाइटी स्टेबिलिटी से चल रहा है उसमें क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी, लोगों को चिंता होती है भैया, ठीक ना, लोगों के बारे में सोचते हैं। तो इरास्मस ऐसे ही थे, लेकिन अब गलत चीज़ों के लिए तो आवाज उठाएगा ही इंसान, ठीक है। कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमियाँ रहेंगी ही समाज में, ठीक ना, आप सब चीज़ें सही नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ें सही करने की कोशिश सब हट जाएगा, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही है, ठीक। तो थर्ड सेकंड पॉइंट भी हो गया हमारा न्यू रीडिंग, और ठीक पहला था हमारा न्यू रीडिंग सोसाइटी, और दूसरा इम्पैक्ट आया था रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, और थर्ड इम्पैक्ट देखेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन का, प्रिंट एंड डिसमेंट, छपाई और असंतोष, ठीक है, कैसे असंतोष आता था। लेस एजुकेटेड पीपल रीड द रिलीजियस बुक एंड इंटरप्रेट इनकरेक्टली, जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो रिलीजियस बुक को पढ़ते थे और इंटरप्रेट कैसे कर देते थे, गलत तरीके से, और अपने से एक नई बुक लिखते थे, एंड आल्सो पब्लिश देम व्हिच क्रिएट डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी, और अपनी नई बुक एक किताब पढ़ते थे, उसके हिसाब से एक अपना अनुमान लगा के अपने हिसाब से किताब लिखते थे, जो गलत सलत लिख के फुर्सत कर देते थे और उसे पब्लिश भी करवा देते थे। तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में, मेनाक्यो एंड इटालियन मिलर, ये मिल चलाते थे, रीड लोकल बुक, ये मिल चलाते थे और लोकल बुक को जो पढ़ते थे रिलीजियस बुक को, और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके फिर से लिखते थे। री इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल, इन्होंने एक बार क्या किया, बाइबल को पढ़ा, उसको अपने हिसाब से मैसेज को क्या कर दिया, री इंटरप्रेट, जैसे गॉड के बारे में उल्टा सीधा बोला इन्होंने अपने हिसाब से, इट्स क्रिएशन, कैसे धरती बनी क्या बनी, ये भी अपने हिसाब से बनाया इन्होंने। बर्थ एंड डेथ ऑफ जीसस, ईसा मसीह के जन्म पे इन्होंने सवाल उठाया, ठीक ना, अपने हिसाब से लिख दिया। बाय विच रोमन कैथोलिक चर्च बिकम एंगर, इनके ऊपर रोमन कैथोलिक चर्च क्या हो गया, गुस्सा हो गया, भैया आप ये सब क्या छाप रहे हैं, आप पढ़िए जो करने करिए, आप उल्टा सीधा क्यों बोलने लगे धार्मिक मुद्दे पे। कैथोलिक चर्च अनाउंस 2 टाइम्स फॉर देयर रिव्यू, इसलिए कैथोलिक चर्च ने इनको 2 बार बुलाया, मेनाक्यो को, और उसके बाद इनको कहाँ भेज दिया, जेल, भागो यहाँ से, उल्टा सीधा छाप बैठ गया, समाज में क्या ला रहे हो, असंतोष। रोमन कैथोलिक चर्च रियलाइज दैट सेंसरशिप इज नेसेसरी टू कंट्रोल पब्लिशर्स,
रोमन कैथोलिक चर्च को लगा कि अब सेंसरशिप लगाना चाहिए भैया, नहीं कोई कुछ भी छापता रहेगा और हम कब तक ये सब देखते रहेंगे। इन 1558 बिगन टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक। तो 1558 में इन्होंने क्या किया, प्रोहिबिटेड बुक का वो लिस्ट जारी की, इंडेक्स जारी किया, व्हाट शुड बी प्रिंटेड एंड व्हाट शुड बी नॉट प्रिंटेड, है ना, क्या प्रिंट कर सकते हैं आप, क्या प्रिंट नहीं कर सकते हैं आप। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट प्रिंट रिवॉल्यूशन सोन इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से हमें पता चला कि हाँ प्रिंट रिवॉल्यूशन ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा सोसाइटी के वेरियस सेक्शन पर, ठीक ना। कैसे न्यू रीडिंग, पहला हमने इम्पैक्ट देखा था, न्यू रीडिंग कैसे आया था, कॉमन एलाइट क्लास पहले पढ़ते थे, अफोर्ड करते थे, बुक इलिटरेट थे, और जो कॉमन पीपल थे वो ओरली सुनते थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद क्या, बुक सस्ती हुई, और फिर कैसे यूज किया पब्लिशर्स ने माइंड को, कि फोटो भी बनाया और उसके नीचे टेक्स्ट भी लिखा, ठीक ना। और यही चीज़ें देखो आप लोग सोचते हुए क्यों पढ़ते हैं हम, इन्हीं चीज़ों से हमारे दिमाग का विकास होता है, ठीक ना। जैसे नेहरू जी जब 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटेन के पीएम ने कहा था नेहरू जी से कि आप मोनार्की बनाइए, इंडिया क्या बनाइए, मोनार्कियल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ बनाइए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है, तभी देश आपका चल पाएगा, अदरवाइज आपके देश में दंगे ही होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ 25,000 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक ना। जो मेन लैंग्वेज 22 लैंग्वेज तो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो ऐसे लोग एक नहीं हो पाएंगे, यूनिटी कैसे लाएंगे आप देश में। तो नेहरू जी ने कहा था कि हम अपने देश को क्या बनाएंगे, डेमोक्रेटिक, ठीक है, चाहे यूनिटी कैसे भी लाना पड़े हमें। तो कहें कि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, 80% लोग क्या है, जाहिल है, वो कैसे वोट देने जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे वोटिंग करेंगे। तब नेहरू जी ने दिमाग लगाया था, कहा था हमने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड पढ़ा है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड पढ़ा है। जैसे आपने प्रिंट रिवोल्यूशन के साथ यूरोप वालों ने दिमाग लगाया था, न्यू रीडिंग पब्लिक को लाया था, ठीक है, वैसे ही हम लाएंगे, फोटो ऊपर बनाएंगे, बगल में नाम लिखेंगे, जनता हमारी होशियार है, ठीक है, जनता हमारी होशियार है, वो क्या करेगी, फोटो देख के पहचानेगी, और धीरे धीरे हम लिटरेट उसको बना लेंगे। जैसे प्रिंट बिफोर प्रिंट रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि लोग सुन के मतलब वो करते थे, ठीक ना। तो ऐसे हमने अपनी जनता क्या किया, सुना है कि चुनाव चिन्ह आम, चुनाव चिन्ह आम, चुनाव चिन्ह आम, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, आम। तो जब जनता पब्लिक वोट देने गई तो किसके सामने अंगूठा लगा दी, वो आम के सामने लगा दी। तो ऐसे ही जो प्रिंट कल्चर जब वो हुआ था प्रिंट रिवोल्यूशन के पहले, लोग रिच क्लास पढ़ते थे और जो कॉमन पीपल थे वो क्या करते, ओरल कल्चर फॉलो करते थे। लेकिन प्रिंट रिवोल्यूशन आने के बाद जो पुअर्स थे, कॉमन्स थे, वो भी क्या करे, बुक अफोर्ड की, क्योंकि उसमें प्रिंटेड फॉर्म में भी देता था और टेक्सचुअल फॉर्म में भी देता था, वो इलिटरेट लोग भी समझ पाते थे, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या किया, एक न्यू रीडिंग पब्लिक को क्या किया, अट्रैक्ट किया अपने तरीके से, ठीक है। फिर हमने देखा सेकेंड टॉपिक, उसी में सेकेंड इम्पैक्ट, रिलीजियस डिबेट एंड पॉलिटिकल डिबेट विल डेवलप फियर इन सोसाइटी, जो इसको लिखा गया रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो इसकी वजह से लेस कॉस्ट हो रहा था, तो रास्ते पे चलने वाले लोग भी क्या करते, पब्लिश करने लगे अपनी चीज़ों। तो इससे दो चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, कुछ लोगों के लिए खराब भी हुआ। फियर पीपल थॉट दैट अनकंट्रोल प्रिंटिंग, जो फियर पीपल थे वो सोचते थे कि जो अनकंट्रोल प्रिंटिंग होगा भैया तो कोई लोग गैर धार्मिक बातें छापेंगे और समाज में क्या है, अनस्टेबिलिटी, भड़काऊ भाषण देंगे, प्रिंट करके पेपर छापेंगे, इससे क्या होगा, समाज में अनस्टेबिलिटी। और ऐसा ही हुआ एक केस जिसका मार्टिन लूथर किंग का, ठीक ना। इन्होंने क्या दिया, 95 थेसिस दिए, जिसमें इनके आइडिया थे, अभी किसके अगेंस्ट थे, चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे, ठीक ना। तो उनको बोला गया प्रोटेस्टेंट, और चर्च को फॉलो करने बोला कैथोलिक, ठीक ना। इन्हीं के अपोजिट में एक थे इरेस्मस भी कैथोलिक रिफॉर्मर थे, लेकिन ये किसके तरफ थे, कैथोलिक के तरफ थे। ये भी मानते थे कैथोलिक में कुछ चीज़ें खराब है, लेकिन एक्सट्रीम मत करिए आप, थोड़ा सा उसको क्या करिए, रिफॉर्म करिए, कैथोलिक अपने आप में सही है, इरेस्मस कहते थे। और इरेस्मस कहते थे प्रिंटिंग के थोड़ा अगेंस्ट थे, ठीक ना, क्योंकि आप क्या कर देंगे, गलत सलत चीज़ें छाप देंगे, बुक पे से लोगों का ट्रस्ट हट जाएगा, तो वो वैल्यू अपनी खो देगी। इसलिए इरेस्मस क्या थोड़े से अगेंस्ट थे प्रिंटिंग के, ठीक ना, और वो चिंतित रहते थे। तीसरा हम देखेंगे प्रिंट एंड डिसेंट इम्पैक्ट, लेस एजुकेटेड पीपल, मतलब कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बुक को पढ़ते हैं और अपने हिसाब से उसको री इंटरप्रेटेड करके अपनी नई बुक छाप के और दे देते हैं, पब्लिश हो जाती है। इसी तरह एक मैनकियो थे, ये बाइबल को पढ़े और बुक के बाइबल के बारे में उल्टा सीधा इंटरप्रेट करके छाप दिए, जिसकी वजह से क्या वो समाज में असंतोष फैला, डिसेंट फैला। तो कैथोलिक चर्च ने इनको बुलाया, कैथोलिक चर्च वालों ने, क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट ही होता था पूरा इनका, तो इनको बुलाया, 2 बार रिव्यू के लिए बुलाया, तीसरी बार भागो यहाँ से जेल भेज दिया गया, ठीक है, जाओ वहीं इंटरप्रेट करो खूब आराम से। फिर
इन लोगों ने कहा सेंसरशिप आना चाहिए पब्लिश। सेंसरशिप मतलब ये होता है कि कुछ भी छाप रहे हैं तो कोई एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो उसको चेक करेगा कि सही है कि नहीं सही है, कि छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंसरशिप डिपार्टमेंट इन्होंने 1558 में बना दिया। इंडेक्स आपको वेटेड बुक छाप दिए, पूरा इंडेक्स दे दिया कि ये बुक आप छाप सकते हैं, ये नहीं छाप सकते हैं, अदरवाइज पब्लिश नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड प्रिंट रेवोल्यूशन शो इट्स इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से हम प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देख लिए सोसाइटी पे। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है ना। देखिए आप लोग यहाँ तक टॉपिक कवर कर लेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। बाकी न करने वालों के लिए तो बहाने हैं ही, ठीक है। मैं क्या ही करूँगा, ठीक ना। मेरा काम तो मैंने आपको कवर किया टॉपिक, आपका काम है कवर करना। नहीं करेंगे तो आपके बहाने जिंदाबाद है ना। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।